इन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स, ये बेसिकली जो आपका हीट पंप, हीट जो इंजन था उसका ये रिवर्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हीट इंजन में क्या हो रहा था कि आप पावर, मतलब आप हायर टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्व करते थे, वर्क करते थे। ठीक है, वर्क वॉज डन बाय योर सिस्टम एंड देन हीट वॉज रिलीज्ड। यहाँ पे उल्टा होता है। अच्छा, किसी को ये पता है कि मेन डिफरेंस दोनों में क्या है? रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का क्या काम है, दोनों में क्या डिफरेंस है मेजर? एनीवन नो? किसी ने हीट पंप को देखा है यहां पे? ये फिगर बना लीजिए। ये जस्ट ये फिगर जो है आपका हीट इंजन का रिवर्स फिगर है। ये हीट इंजन का ये रिवर्स बनाया गया है। यहाँ पे हायर टेम्परेचर देखो, ये T1 है आपका, ये आपका हाई टेम्परेचर पे है, और ये आपका लो टेम्परेचर पे T2 है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे घर में जो फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज क्या होता है? फ्रिज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से हम लोग कॉन्टिन्यूसली हीट को बाहर निकालते रहते हैं। कैसे ठंडा होता है वो? हीट कंटिन्यूसली बाहर इजेक्ट आउट करते रहते हैं। तो ये आपका फ्रिज हो गया। फ्रिज का ये जो पार्ट आप देख रहे हो, फ्रिज देख रहे हो, फ्रिज बेसिकली आपका ये लो टेम्परेचर पे है, समझिए। शुरू में तो नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये लो टेम्परेचर पे रहता है। यहाँ से हम हीट को विड्रॉ करते हैं, क्लियर है? हीट को हम यहाँ से निकालते हैं। उसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक नहीं हो जाता है। आपको बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, अनलेस यू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब अनलेस यू डू सम वर्क, दिस हीट कैन नॉट बी विड्रॉन फ्रॉम द फ्रिज। फ्रिज आपकी चल नहीं सकती है। तो यहाँ से जो हीट निकाली जाती है, देखो नॉमेनक्लेचर बड़ा क्लियर है। जो हीट इंजन का जो नॉमेनक्लेचर है, सेम नॉमेनक्लेचर हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे वर्क आप करते हो, वहाँ पे वर्क आप ले रहे थे सिस्टम से, यहाँ पे वर्क आपको करना पड़ता है। Q2 यहाँ से विड्रॉ कर रहा है, और आप Q1 आप क्या करते हो? हाई टेम्परेचर को आप रिजेक्ट कर देते हो। तो एट द एंड हो क्या रहा है यहाँ पे? जो Q1 की वैल्यू है ये आपकी W प्लस Q2। इफ यू सी क्लियरली, सेम रिलेशन आपका हीट इंजन में भी था। तो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। आपने वर्क किया, आपने हीट को यहाँ से विड्रॉ किया, और टोटल हीट आपने Q1 को रिप्लेस कर, ये आपने रिजेक्ट कर दिया सिस्टम को। ये आपका लोअर टेम्परेचर पे, जैसे आपका क्या होता है, ये आपका फ्रिज का जो बॉक्स है, ये आपका T2 है, और इन्वायरमेंट क्या है, सराउंडिंग क्या है, आपका ये T1 है। समझ में आ गया ये सबको? रेफ्रिजरेटर क्या चीज़ है? रेफ्रिजरेटर हमको इसलिए समझ में आ जाता है क्योंकि हमारे घर में हम समझ जाते हैं। लेकिन हीट पंप क्या करता है? अगर कनाडा में जाओगे तो कनाडा में रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हीट पंप की ज़रूरत है। कैसे? वहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका रूम है, ध्यान से देखिए, ये आपका रूम है, बाहर आपका क्या है? इन्वायरमेंट है। वहाँ पे इन्वायरमेंट बाहर अभी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच गया है, मान लीजिए। तो जैसे फ्रिज का चैम्बर -40 पे है, ऐसे आपका वहाँ आउटसाइड -40 हो गया है। और जैसे फ्रिज के केस में आउटसाइड टेम्परेचर मान लो आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे आपका रूम का टेम्परेचर बनाना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यही तो है पर्पज हमारा, तभी तो वहाँ लिवेबल होता है। तो जैसे यहाँ पे आप अंदर का जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अंदर से Q2 निकालते हैं, ये Q2 निकाल रहे हैं, और आप वर्क डन कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर से, और बाहर आप रिलीज कर रहे हैं कितना? Q1 रिलीज कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। ये जो अंदर का चैम्बर है, समझो इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट से आप हीट निकाल रहे हैं। समझ में आया? ये Q2 आप हीट निकाल रहे हैं, कहाँ से? इन्वायरमेंट से आप रूम में डाल रहे हैं। इसके लिए आप वर्क डन कर रहे हैं,
और ये वर्क डन प्लस Q2 मिलके क्या बन रहा है, ये अंदर Q1 जा रहा है हायर टेम्परेचर पे। इज इट क्लियर? नाउ इट इज क्लियर कि रेफ्रिजरेटर का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ये अंदर कनाडा है और बाहर तुम्हारा रूम बन गया है। रेफ्रिजरेटर में क्या उल्टा है आपका, तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप आपका बेसिकली दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। दोनों का कॉन्सेप्ट ये, रेफ्रिजरेटर में ये इन्वायरमेंट है, ये आपका चैम्बर वाला पार्ट है, ठीक है। लेकिन अब जब हीट पंप काम करता है तो हीट पंप में क्या हो रहा है, ये आपका इन्वायरमेंट हो गया है। इन्वायरमेंट ये है -40 डिग्री, यहाँ से हीट और निकाल रहे हो, उसको और ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो, इसको और ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन वर्क डन कर रहे हो तो यहाँ पे फिर अंदर ये टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। ये क्लियर हो गया हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस क्या है, ठीक। जैसे हमने वहाँ पे कोफिशिएंट इफिशिएंसी डिफाइन किया था, ऐसे यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। लिख लो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को अल्फा लिखा जाता है। ठीक है, इफिशियंसी में क्या फॉर्मूला था, W बाई हमारा Q1 था, W बाई Q1। वहां पे हमको क्या करना था, वर्क ज़्यादा कराना था और हीट कम सप्लाई करनी थी, यही तो था, कितना हीट सप्लाई करने पे कितना वर्क होता है। यहां पे क्या आपको चाहिए, यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, Q2 को ज़्यादा निकालना है आपको, समझ में आया। Q2 को आपको ज़्यादा निकालना है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको वर्क कम करना पड़े, ये तो हुआ। यहाँ आपको काम न करना पड़े, कम से कम काम करना पड़े, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए, तभी तो 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार रेटिंग होती है, 5 स्टार। फ्रिज ये जो हमारा AC होता है, W आपका कम हो लेकिन Q2 आपका रूम बहुत ठंडा रहे, सर ये बोलते हैं ना, रूम आपका ठंडा करेगा, बिजली भी कम खाएगा, रूम भी ज़्यादा ठंडा रहेगा, अच्छी बात है। तो Q2 ज़्यादा निकालेगा, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्लियर हुआ ये। तो W आपका सेम फॉर्मूला, W आपका सेम है, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से Q2 अपॉन ये क्या बन गया आपका, Q1 माइनस Q2। ये यहाँ से एक और फॉर्मूला हो गया, Q2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन, हाँ हीट पंप में क्या हुआ, हीट पंप में Q1 बाय, हीट पंप भी सेम चीज है। अभी समझ में नहीं आया क्या, रेफ्रिजरेटर में अंदर टेम्परेचर कम है, -40 डिग्री है, बाहर 20 डिग्री है, यही तो हुआ। हीट पंप में क्या हुआ, हीट पंप जस्ट उल्टा है, बाहर -40 डिग्री है, अंदर 20 डिग्री है। यहां पे अंदर से Q2 निकाला गया, वर्क डन W किया गया, रिजेक्ट कितना किया गया, Q1। यहां पे बाहर से निकाला गया Q2, वर्क डन W किया गया, रिजेक्ट कितना किया गया, Q1। ये जो रिजेक्ट हो रहा है आपके रूम में रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए रूम आपका गर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा हो गया Q2 बाई W, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, क्लियर हुआ। देखो इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक तरह से ये थियोरेटिकल रिस्ट्रिक्शन लगाता है जो हमारे दोनों प्रोसेस हैं। एक हमारा कौन सा प्रोसेस था, हीट इंजन का प्रोसेस था। हीट इंजन को वो सिंपल सा बना देता हूँ। हीट इंजन में क्या कर रहे थे, हायर टेम्परेचर से हम हीट Q1 ले रहे थे, वर्क कर रहे थे, नहीं ये वर्क कर रहा था और ये Q2 आपका हीट रिलीज कर रहा था T2 को। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने स्टेटमेंट जो है, दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट योर हीट इंजन, ठीक है। देखो क्या बोलता है, देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्व करता है ये कुछ काम करता है और कुछ हीट आपका रिलीज कर देता है एनवायरनमेंट में। ये Q2 बेसिकली वेस्ट हो जा रहा है हमारा,
Q2 हमारा वेस्ट हो जा रहा है। तो इस स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक ने क्या बोला था कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from the reservoir and complete conversion of heat into work। मतलब आपका कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता जिसका केवल एक काम हो, वो हीट को एब्जॉर्ब करे और इसको वर्क में कन्वर्ट कर दे। समझ में आई है? मतलब ऐसा कोई प्रोसेस संभव नहीं कि Q2 को आप जीरो कर दीजिए। ये आपका थियोरेटिकली ये बता रहे हैं कि ये चीज़ संभव नहीं है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole job is to absorb the heat and convert into work। समझ में आ गया ये? तो कई बार ये एक नंबर में पूछ लेगा कि व्हाट इज द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो देयर इज नो सच प्रोसेस whose job is just to absorb the heat and convert into work। ये समझ में आ गया पहला। अच्छा, दूसरा क्या है? क्लॉसियस। क्लॉसियस ने क्या बोला था कि जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है उस पे जो कंट्रोल है। रेफ्रिजरेशन में क्या था, देखो कि जो लोअर टेम्परेचर है T2 जो है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, Q2 हीट विड्रॉ कर रहे थे, W कर रहे थे वर्क, और हायर टेम्परेचर T1 पे, दोनों केस में T1 T2 से ग्रेटर है, हायर टेम्परेचर पे हम लोग हीट को रिलीज कर रहे थे। तो क्लॉसियस ने क्या बोला था, देखो अब बिना काम किए कोई रूम ठंडा हो जाएगा भाई? बिना AC चलाए रूम ठंडा हो सकता है? या बिना फ्रिज को चलाए? मतलब बिना W के क्या काम हो सकता है कभी आपका? नहीं ना। तो इन्होंने यही बोला, देखो कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from the colder to the hotter object। मतलब कोई ऐसा प्रोसेस संभव ही नहीं है कि सिंपली क्या करे, वो हीट कोल्डर से निकाल के हॉटर में ट्रांसफर कर दे बिना कोई, अब ये नहीं बोल रहे हैं वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस आप बना ही नहीं सकते हैं कि अगर ये कोल्डर ऑब्जेक्ट है और इधर हॉट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से हीट आपका विड्रॉ करे और हीट यहाँ पहुँचा दे। ऐसा संभव ही नहीं है। इसका मतलब आपको हमेशा कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क। Is it clear? Both statement is clear? ठीक है। Your next concept is reversible and irreversible process। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, कुछ आइडिया है इसके बारे में? ठीक है, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब कि जिस स्टेट से शुरू किया उसी स्टेट में वापस आ जाए। बहुत सिंपल टर्म में देखो, अगर ग्राफ के टर्म में समझाएं आपको, पहले ग्राफ के टर्म में समझ लेते हैं फिर हाँ, तो वही देखो, जैसे मान लो P1 और इधर आपका प्रेशर, इधर वॉल्यूम है। आप किसी पॉइंट पे बैठे हुए हो, मान लो यहाँ पे प्रेशर P1 V1 है, ठीक है। अब आप क्या करो, किसी तरह एक दूसरे स्टेट में पहुँच गए आप, P2 V2, मतलब ये प्रोसेस आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है। जैसे बहुत सिंपल, एक पिस्टन है आपका, पिस्टन में आपका किसी प्रेशर वॉल्यूम पे आपकी गैस भरी है, उसको आपने क्या किया, एक्सपैंड किया। मान लो आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहे हैं। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना है, बहुत धीरे धीरे ऊपर गया, प्रेशर और वॉल्यूम आपका चेंज हुए, और फिर इसको आइसोथर्मली नीचे ले आइए, सेम उसी प्लेस पे, जिस प्लेस पे गए हो उसी प्लेस पे वापस आ जाओ। तो इस तरह का प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो दो चीज इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुनना, दो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तुमने कई सारे एग्जाम्पल दिया, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बलून में तुमने हवा भर दिया, ठीक है, बलून में हवा भर दिए, प्रोसेस हो गया। तुमने क्या किया, जब इसको नॉट को खोला तो हवा बाहर निकल गई पूरी, मतलब गैस क्या हुई, एक्सपैंड हो गई। अब ये गैस एक्सपैंड हो गई तो फिर क्या वापस आ जाएगी अंदर, या जो भी गैस का इतना वॉल्यूम था ये इतना बड़ा हो गया है एनवायरनमेंट में, क्या फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? तो पहला लिमिटेशन क्या है, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, कोई भी एक्टिविटी अगर स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ हो रही है,
कोई भी चीज़ अगर ऑल ऑफ सडन हो रही है, याद होगा हमने डिस्कस किया था, जब भी कोई चीज़ सडनली होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, तो वो प्रोसेस हर समय इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहता है। याद है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रैंडमली बदल सकता है, आपको पता ही नहीं कि किस पोर्शन में कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर है। तो पहला जो लिमिटेशन है, प्रोसेस को आपको स्पॉन्टेनियस नहीं होने देना है, पहली कंडीशन। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो ये प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता, चाहे थियोरेटिकल चाहे प्रैक्टिकल। अब आप प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, आप तो जो स्पॉन्टेनियस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। तो नॉट स्पॉन्टेनियस बट इट हैज टू बी क्वासी स्टैटिक। याद है हमने डिस्कस किया था क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक मीन्स कि प्रोसेस हैज टू गो वेरी स्लोली, बहुत ही स्लो जाना है इसको, ठीक है। जिससे वाई इट हैज टू गो स्लो, बिकॉज कि अगर फास्ट करते हो तो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहता है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, क्योंकि उस समय प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में सिंक नहीं रह पाता है, जो गैसियस इक्वेशन है, जो भी लॉ ऑफ गैसेज हैं वो फॉलो नहीं करती हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया। दूसरा जो रीज़न है, ऑब्वियसली जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो केवल फ्रिक्शन फोर्स नहीं, बहुत तरह के फोर्स, जितने भी तुम्हारे डिसिपेटिव फोर्स बोलते हैं, इसीलिए हम लोग फ्रिक्शन फोर्स, विस्कोसिटी। जैसे कोई ब्लेड है, आपने घुमा दिया, कोई भी ब्लेड है, मान लो ये पंखा है, मैंने हाथ से घुमा दिया, अब ये क्या होता है, धीरे 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 आपका रुक जाता है। तो क्या रीज़न है, एक तो फ्रिक्शन है बियरिंग के अंदर, दूसरा क्या है, एयर के साथ इसका कोलिजन हो रहा है, तो विस्कोसिटी हो रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन हो गया, बेसिकली क्या है, ये डिसिपेटिव फोर्स है। तो आइडली व्हाट वी कैन से अगर हम कोई भी डिसिपेटिव फोर्स ना हो, मान लेते हैं थ्योरेटिकली, और प्रोसेस हमारा क्वासी स्टैटिक हो, तो वी कैन से कि जिस पाथ से हम जाएंगे उसी पाथ से वापस आ जाएंगे। समझ में आ गया ये। Yes, sir. तो हम लोग अभी जो भी पढ़ेंगे ना, रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। मतलब इसमें ना डिसिपेटिव होगा और ये बहुत ही क्वासी स्टैटिक होगा। हम लोग जो भी प्रोसेस है, चाहे एडियाबैटिक होगा, वो भी कैसा प्रोसेस होगा, वो भी एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेगा और एडियाबैटिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा विद दीज टू कंडीशन, देन दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड रिवर्सिबल। इवन दो दिस इज ए ओनली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट जो भी हम लोग प्रोसेस में पढ़ते हैं, जो भी हम डेरिवेशन करते हैं, वो हम लोग रिवर्सिबल के लिए कर देते हैं। रिवर्सिबल से हम लोग जो भी फॉर्मूला निकालते हैं, जो रियल लाइफ में जो वैल्यू आती है वो उससे थोड़ी सी पास में आती है, मतलब बहुत ही एग्जैक्ट वो नहीं आएगी, लेकिन अप टू सम नियर पॉइंट आती है। समझ में आ गया, क्योंकि ये प्रोसेस हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसमें कई चीज़ें, एक फोर्स नहीं कई तरह के फोर्सेज हैं। तो these two point you can write down कि what is the reversible process। बेसिकली बहुत सिंपल वन लाइन में, जिस स्टेट से आपका स्टार्ट किया था वो उसी पॉइंट पर फिर से आ जाता है आफ्टर एक्सपेंशन एंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, कर्नाट इंजन, ये कर्नाट जो है तुम्हारे, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच इंजीनियर सादी कर्नाट 1824 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डराइव किया था कि अगर हमको एक आइडियल इंजन को बनाना है, ठीक है, तो वो कैसे काम करता है हमारा। तो जैसे इंजन में हमने देखा था कि एक हाई टेम्परेचर पे हमारा हीट एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो हीट एब्जॉर्प्शन एट टेम्परेचर T1 होता है। T1 मतलब क्या हो गया कि वो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, वहाँ से हीट ड्रॉ किया जा रहा है, हीट ड्रॉ किया जा रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो देखो इसमें जो ग्राफ बनेगा ऐसे, देखो ध्यान से, आपका हीट ड्रॉ किया जाता है सिस्टम से, दैट हैज़ टू बी योर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि ये एट टेम्परेचर T1 पे हो रहा है। यही तो था कि आपका एट टेम्परेचर T1 पे, ये T1 पे हीट ड्रॉ किया जा रहा था, ये आपका इंजन था जो वर्क करता है और हीट रिलीज करते थे।
तो सबसे पहले कार्नोट इंजन बेसिकली क्या है ना, ये रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल मतलब जिस स्टेट से चलता है फिर घूमते हुए उसी पॉइंट पे आ जाता है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल इंजन है ये। दिस एक्ट एज ए रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर ये प्रोसेस शुरू में आपका आइसोथर्मल है, अच्छा T2 पे क्या होता है, यहाँ पे हीट आपका रिलीज होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हीट रिलीज होता है। तो अगर यहाँ हीट रिलीज हो रहा है तो यानी कि यहाँ पे आपका एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये दो चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये आपका हीट यहाँ पे ऑब्जॉर्व होता है। तो इन्होंने देखो जो प्रोसेस बनाया, साइक्लिक प्रोसेस कैसे बनाया था मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर विच इज एट ए हायर टेम्परेचर, और यहाँ पे आपका एक्सपेंशन हो रहा है, और T2 पे जाके ये हीट को रिलीज करता है इंजन आपका। तो यहाँ भी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, किस टेम्परेचर पे, T2 पे है। हीट रिलीज कर रहा है यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे हीट गेन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब इन दोनों प्रोसेस में तुम्हें आपस में मीट करना है। तो इसमें तुम कई तरह से मीट कर सकते हो, या तो तुम इसको आइसोकोरिक मीट कर सकते हो। आइसोकोरिक मीट करोगे तो सीधी सीधी लाइन खींच दोगे। आइसोकोरिक में वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, क्या चेंज होता है, ये आपका होता है। ठीक है, तो ये अगर आप आइसोकोरिक करते हो तो यहाँ पे भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, टेम्परेचर में चेंज होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में, तो ये जानते हो मल्टी स्टेजेस प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एडियाबेटिकली हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, यहाँ एडियाबेटिकली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एडियाबैटिक से करने से क्या फ़ायदा है कि हमको इस प्रोसेस में हीट ना एब्जॉर्ब करना पड़ता है और इस पॉइंट में ना हीट रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एक्सचेंज आपका जीरो होता है, केवल टेम्परेचर में आपका चेंज होता है। इसका मतलब देखो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। इसमें दो कर्व आपके आइसोथर्मल हैं और दो कर्व आपके क्या हैं, एडियाबैटिक हैं। अगर दो कर्व आइसोथर्मल जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहे हैं, दो प्रोसेस जो एडियाबैटिक हैं, ये टेम्परेचर T1 से T2 ले जा रहा है और ये फिर से T2 से T1 ले जा रहा है। तो इस तरह का जो एक प्रोसेस बना है, इट विल एक्ट एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, या इट कैन एक्ट एज ए रिवर्सिबल इंजन एक्चुअली, जो कि जहाँ से आप चला। देखो इस पॉइंट पे आप वैल्यू लिख लो, P1 V1 है, इस पॉइंट पे वैल्यू है P2 V2, इस पॉइंट पे वैल्यू है P3 V3, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है P4 V4। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। यहाँ पे T1 है, यहाँ भी T1 है, क्योंकि ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका T2 है, ये भी आपका T2 है। इस पूरे ड्यूरेशन में आपका ये T2 कांस्टेंट है। इसका नाम लिख लो आइसोथर्मल, ये भी आपका आइसोथर्मल, ये आपका एडियाबैटिक है और ये आपका एडियाबैटिक है। तो ये जो प्रोसेस बना है इसको हम लोग इसी को स्टडी करेंगे। तो एक लाइन आप लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए एक लाइन कि रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर इज कॉल्ड अ कार्नोट इंजन। और एक लाइन लिख लो उसी में, एंड द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ कार्नोट इंजन इज टू बी एन आइडियल गैस। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में देखो ये आपका पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा रहा है, ठीक है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे। तो इसको लिख लीजिए स्टेप 1 to 2, 4 स्टेप में इसको डिस्क्राइब किया गया है। स्टेप 1 to 2 में, स्टेप 1 to 2 में प्रोसेस क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे चाहो तो लिख लो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये। सिंस इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो डेल्टा क्यू होता है वो डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है कि नहीं? ठीक है, अच्छा देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग जा रहे हैं आइसोथर्मली। तो याद है जो भी हीट सप्लाई हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, वर्क डन में, ठीक है।
तो जो W12 होगा, W12 का मतलब क्या है? वर्क डन बाई गैस। वर्क यहाँ लिख लो, वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस, ये आपका Q1 के बराबर होगा। जो हीट सप्लाई हो रही है, हीट जो सप्लाई हो रही है सोर्स से, जो भी वर्क डन होगा वही हीट सप्लाई के बराबर होगा। क्या फॉर्मूला था हमारा? म्यू RT1 ln V2 बाई V1। समझ में आया ये क्वेश्चन 1? देखो आइसोथर्मल में एक फॉर्मूला बनाया गया था ना कि जो वर्क डन होता है सीधे फॉर्मूला निकाला गया था। तो वही है, जो भी वर्क डन है सीधे फॉर्मूला आ गया, म्यू RT1 ln V2 बाई V1। यहाँ पे V2 ग्रेटर देन V1 से है तो वर्क डन बाई गैस यहाँ पॉजिटिव होगा। क्लियर? ठीक। अब आ जाओ स्टेप 2 में, स्टेप 2 to 3। स्टेप 2 to 3 में क्या हो रहा है? यहाँ एडियाबैटिक हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये आपका देखो ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, 2 से 3, 3 से 4। तो 2 to 3 में क्या हो रहा है देखो, ठीक है। स्टेप 2 to 3 में आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हीट आपका एक्सचेंज नहीं होता है। डेल्टा Q 0 था तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था वहां पे? W23। देखो जरा क्या था? म्यू R T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये आपका हो गया वर्क डन बाई गैस। ठीक है, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया गया है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपका म्यू R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ भी T1 T2 से ग्रेटर है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यानी कि वर्क डन बाई गैस इज योर पॉजिटिव। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 में। स्टेप आपका आ गया है स्टेप नंबर 3 to 4। हाँ, स्टेप 3 से 4 में क्या हो रहा है? यहाँ पे आइसोथर्मल हो रहा है लेकिन कंप्रेशन है। अगर मैं पूछा वर्क डन बाई गैस कितना है, वर्क डन बाई गैस, तो ये हो जाएगा W3 to 4, ये आपका Q2 के बराबर। Q2 मतलब क्यों? इसी फॉर्मूले से डेल्टा Q डेल्टा W, और ये किसके बराबर हो जाएगा? म्यू R T2 ln हाँ ln V3 बाई V4। लेकिन एक चीज़ देखो, ये जो हीट है तुम्हारा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी V3 V4 से छोटा है आपका। तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि लॉग की वैल्यू बताए थे ना, लेस देन 1 आ रही है। यहां पे क्या हो रहा है? एक मिनट, ये सॉरी ये V4 बाई V3 है। फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हम लोग। तो ये वर्क डन बाई गैस हो गया, वर्क डन बाई गैस हो गया ये। ठीक है, इसको मैं Q2 नहीं लिख रहा हूं। देखो ये जो वर्क डन बाई गैस है, बेसिकली यहां पे तुम्हें ऐसे ये वैल्यू टोटल नेगेटिव आ रही है, मतलब W34 आपका नेगेटिव आ रहा है। तो अगर पूछा गया क्या ये सीधे Q के बराबर, तो हीट कितना रिजेक्ट हो रही है सिस्टम को, तो ये जो W34 है, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, वर्क डन ऑन द गैस कितना है, ये आपका हो जाएगा म्यू R T2 ln V3 बाई V4, और ये आपका Q2 के बराबर होगा। देखो मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, V3 बाई V4 कर दिया, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी में इसको रिवर्स करने पे माइनस हो जाता है। तो अगर ये वैल्यू वर्क डन बाई गैस है तो ये फॉर्मूला होगा, लेकिन ये वैल्यू माइनस आएगी, तो उसको मैंने क्या सेंटेंस यूज कर दिया, वर्क डन ऑन द गैस।
बाई सराउंडिंग, और इसको मैंने लिख दिया। और यही जो तुम्हारा होगा, जो भी वर्क हुआ है सिस्टम पे, ठीक है, सराउंडिंग से, वही तुम्हारा हीट तुम्हारा रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुआ था और यहाँ पे हीट आपका ये रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे Q1 होता है, Q1 क्या चीज़ होती है, यहाँ पे हीट आपका एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे Q2 क्या है, हीट आपका रिजेक्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू ये हो गई। ये चीज़ समझ में आई सबको? इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस म्यू आर T2 ln V3 बाई V4, ऐसे लिख सकते हो लॉ की प्रॉपर्टी से। तो गैस के द्वारा जो वर्क डन है नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन ऑन द गैस। तो ये साइन मैंने बदल दिया, -10 जूल, तो ये 10 जूल। क्लियर? ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देख लो, स्टेप नंबर 4 to 1 में क्या हो रहा है, फिर से एडियाबैटिक हो रहा है। तो वहाँ पे वर्क डन कितना होगा, तो वहाँ पे वर्क डन में 4 to 1 देखूँ तो ये हो जाएगा, फॉर्मूले से देखो, म्यू आर गामा -1, देखो ये इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, तो इनिशियल यहाँ पे T2 है, T2 - T1, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्या क्या बोल रहे हो? इक्वेशन 3 to 4 में देखो, उसमें अगर वर्क डन बाई गैस निकाल रहे हो तो ये देखो, वर्क डन बाई गैस ये आपका हो गया, यहाँ पे वर्क डन बाई गैस ये हो गया, यहाँ पे वर्क डन बाई गैस ये हो गया आपका। ठीक है, और लास्ट वाले में वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? हाँ बोलो, पूछा गया कि टोटल वर्क डन कितना है। टोटल वर्क डन बाई गैस, मतलब जो W आपका क्या हो गया, W1 से 2 जाइए, W2 से 3 जाइए, W3 से 4 जाइए, प्लस W4 to 1 जाइए। समझ में आया? सारे प्रोसेस को ऐड कर दो। तो पहला क्या आपका है, म्यू, देखो म्यू आर T1 ln V2 बाई V1 प्लस म्यू आर T1 - T2 अपॉन गामा -1 प्लस, मैं वर्क डन बाई गैस की बात कर रहा हूं, तो ये आपका हो गया माइनस म्यू आर T2 ln V3 बाई V4 और लास्ट वाला क्या हो गया, म्यू आर T2 - T2 अपॉन गामा -1। तो इसमें देखोगे ये वाला जो पार्ट है पूरा इससे कट जाएगा, क्यों? क्योंकि साइन का बस रिवर्स किया गया है। तो ये बचा कितना, ये आपका आ गया म्यू आर T1 ln V2 बाई V1 माइनस म्यू आर T2 ln V3 बाई V4। समझ में आ गया यहाँ तक? ये आपका वर्क डन हो गया, इसको मार्क कर लीजिए। सभी चारों प्रोसेस का जो टोटल वर्क डन बाई गैस है ना, उसको मैंने ऐड कर दिया है। वर्क डन बाई गैस ऐड किया, ध्यान दीजिएगा, सब में वर्क डन बाई गैस है तो सभी वर्क डन बाई गैस को ऐड कर दिया है। एडियाबैटिक वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, आपका लास्ट में ये आपका वर्क डन बाई गैस आपका बचा, ये दोनों प्रोसेस का। ठीक है, तो देखिए आपके पास वर्क डन है, हीट आपने कितना सप्लाई किया, तो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा। इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, W अपॉन Q1, यही फॉर्मूला था। देखो क्या हो जाएगा, ये म्यू आर T1 ln V2 बाई V1 माइनस म्यू आर T2 ln V3 बाई V4 डिवाइड बाई, ये आपका क्या है, म्यू आर T1 ln V2 बाई V1। देखो दोनों सेम चीज़ है, तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
1 माइनस म्यू आर T2 ln V3 बाई V4 डिवाइड बाई म्यू आर T1 ln V2 बाई V1। ये म्यू आर कट गया, तो ईटा की वैल्यू क्या आ रही है? 1 माइनस T2 बाई T1 ln V3 बाई V4 डिवाइड बाई ln V2 बाई V1। तो ठीक है, तो ये जो आपका एफिशिएंसी आया है इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस T2 बाई T1 ln V3 बाई V4 डिवाइड बाई ln V2 बाई V1। इसी फिगर को मैं फिर से बना दिया हूँ, रीड्रॉ कर दिया हूँ। P1 V1 T1 से P2 V2 T1, P3 V3 T2 से P4 V4 T2। फिर ये आपका प्रोसेस 1 पे, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। जो आपका ये 1 से 2 और 2 से 3, जो 2 से 3 प्रोसेस है, जो प्रोसेस 2 to 3 गए हैं हम लोग, ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस था। ध्यान दिए थे ना, 2 से 3 हम लोग एडियाबैटिकली गए थे। तो एडियाबैटिक में एक फार्मूला था, याद होगा, 2 फार्मूला मैंने लिखाए थे। एक पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता था, याद है? और ये क्या था? टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट था। एक बार देखिए, रिकॉल करिए, यह है कि नहीं आपकी कॉपी में? याद है? तो इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। देखो यहां पे आपका T1 है, 0.2 पे ये आपका T1 है, वॉल्यूम आपका V2 है, गामा -1, 0.3 पे आ जाइए, T2 है, वॉल्यूम आपका V3 है, गामा -1। ठीक है, तो यहां से बताइए जरा V2 बाई V3 क्या होगा? देखो V2 बाई V3 गामा -1, ये आपका नीचे आ गया, ये T2 बाई T1। तो यहां से V2 बाई जो V3 हुआ, ये आपका T2 बाई T1 टू दी पावर 1 माइनस गामा। इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 5 कर दीजिए। ठीक है, ऐसे सिमिलरली जो 0.4 से 1 पे चलते हैं, देखो 0.4 से अगर 1 पे चला जाए तो यहाँ पे आपका T2 V4 गामा -1 इज इक्वल टू T1 V1 गामा -1। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि V3 बाई V4, नहीं, यहां से आपका निकाल लो V4 बाई V1 निकालो, जरा बताओ क्या आएगा? नहीं, V1 बाई V4, V1 बाई V4, मतलब ये सेम चाहिए हमको। तो V1 बाई V4 क्या हो जाएगा यहां से? देखो T2 बाई T1, V1 बाई V4, ये गामा -1, तो आपका V1 बाई जो V4 हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट T2 बाई T1 गामा 1 माइनस गामा। ये इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 5 से इसको इक्वेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? V2 बाई जो V3 होगा, दिस इज इक्वल टू योर V1 बाई V4। तो यहां से देखो ये V2 बाई जो V1 हो जाएगा, ये आपका V3 बाई V4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप ये बोल सकते हो, देखो जहां पे V2 बाई V1 है, ये V2 बाई V1 है, ये V3 बाई V4 के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। दोनों सब अगर ln ले लो तो ln V2 बाई V1, ये आपका ln V3 बाई V4। तो यहाँ से आपने क्या बता दिया कि ln V3 बाई V4 डिवाइड बाई ln V2 बाई V1, ये वैल्यू आपकी 1 आती है। तो ये पूरी वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो आपकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 1 माइनस T2 बाई T1। तो देखो ये क्या बता रहा है कि कोई भी आपका रिवर्सिबल अगर हीट इंजन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
इसकी इफिशियंसी किस पर डिपेंड कर रही है? 1 माइनस T2 बाई T1। और वहाँ क्या फॉर्मूला था? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, याद है? तो यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। मतलब किसी भी इंजन को, वहाँ पे तो हमने बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ध्यान से सुनो, Q2 को हम 0 कर देंगे तो इफिशियंसी हमारी 100% हो जाएगी। अब ये दोनों फॉर्मूला एक ही है। यहाँ पे आपको अगर 100% इफिशियंसी करनी है तो T2 को क्या करना पड़ेगा आपको? 0। मतलब जो सिंक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो एब्सोल्यूट 0 पे होना चाहिए। समझ में आ गया चीज? तो अगर कोई भी इंजन दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, T1 और T2 के बीच में, तो उसकी थियोरेटिकल एफिशिएंसी इतनी मैक्सिमम हो सकती है। ये थियोरेटिकल लिमिटेशन आ गया, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ये नहीं कि हीट सप्लाई को हम 0 कर देंगे, आप कर ही नहीं सकते हो। इसको तभी आप 100% कर सकते हो जब T2 को आप 0 कर सकते हो। अदरवाइज योर इंजन कैन नेवर बी 100% एफिशिएंट। ठीक है, तो रियल लाइफ में इवन देयर इज ए थियोरेटिकल लिमिटेशन टू अचीव 100% एफिशिएंट इंजन। ठीक है, तो यही आपका कर्नॉट ने प्रूव किया था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया ये?